नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से दिल्ली के बीच चलेगी इलेक्ट्रिकल केबल बस, नितिन गडकरी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय मंत्री ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर 2500 करोड़ के 70 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जयपुर में आधे रिंग रोड बनाने की स्वीकृति दी। रोड नेटवर्क की मजबूती देश के विकास के लिए जरूरी है। बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही। उन्होंने जयपुर मुंबई हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोड नेटवर्क की मजबूती के साथ फ्यूल बदलना भी जरूरी, वैकल्पिक फ्यूल पर ध्यान देने की जरूरत है। सड़क परिवहन मंत्रालय 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा है। बता दें कि डबोक के रूपी रिसोर्स में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उदयपुर बाईपास के पास काम में कई समस्या आई, लेकिन निरंतर प्रयास के कारण आखिरकार काम पूरा हो गया। राजस्थान के जल मंत्री का बड़ा एक्शन, औचक निरीक्षण पर अनियमितता मिलने पर 5 इंजीनियर्स को किया सस्पेंड। राजस्थान के दौसा जिले में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इसरदा परियोजना के 5वें फेज का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान पीपलखेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के कार्य को औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जब मौके पर अनियमितता मिली और घटिया पाइपलाइन और अन्य संसाधन मिले तो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भड़क गए। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद उन्होंने पीएचईडी सचिव को फोन पर ही निर्देशित किए कि जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले में दौसा में कार्यरत अधिशासी अभियंता सिद्धार्थ मीना, इक्साइन हेमंत मीना, सहायक अभियंता नागराम बैरवा, कनिष्ठ अभियंता दारा सिंह मीना और जेईएन महाराज सिंह गुर्जर को सस्पेंड किया जाए। बता दें कि मंत्री के निर्देश के बाद पीएचईडी विभाग ने 5 इंजीनियर्स के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। आरटीआई फर्स्ट अपील भी अब ऑनलाइन लेगा। आरपीएससी इसी साल शुरू की थी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अब 1 जुलाई 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र की प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आरटीआई आवेदन स्वीकार की जा रही है। इसी क्रम में 30 जून 2024 के पश्चात प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। इस दिनांक के बाद ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः आवेदन 1 जुलाई 2024 से प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करें। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में धारा 144 लागू। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर भी सील, जरूरी काम होने पर फॉलो करें ये रूट। किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान ने मंगलवार 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। राजस्थान के हजारों किसान भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में धारा 144 लागू की गई है और पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बता दें कि हनुमानगढ़ एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि जरूरी कार्य से जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए वाहनों के लिए अलग से यातायात रूट बनाया गया है। अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, भारत रत्न के चुनावीकरण से एनडीए को नहीं होगा फायदा। मोदी सरकार की ओर से हाल ही में भारत रत्न के पुरस्कार की घोषणा के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में बीजेपी भारत रत्न पुरस्कार को लेकर राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे एनडीए को फायदा नहीं होगा। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि भारत रत्न सम्मान का चुनावीकरण और राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि भारत रत्न के मामले को लेकर गहलोत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 1 वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न देने का नियम तोड़कर इस सम्मान को चुनावीकरण और राजनीतिकरण किया गया है। इसके अलावा सम्मान की गरिमा भी कम की गई है। यह सब चुनाव में फायदा लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन फैसलों से एनडीए को कोई बड़ा फायदा मिल सकेगा। जानिए कौन है वो 2 चेहरे जो राजस्थान से बीजेपी के कोटे से जा रहे हैं राज्यसभा। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चुनीलाल गरासिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है।
चूनीलाल गरसिया उदयपुर ग्रामीण से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे भेरू सिंह शेखावत की सरकार में पहली बार विधायक बनते ही चिकित्सा राज्य मंत्री और खान राज्य मंत्री भी रहे थे, जबकि मदन राठौर पाली जिले की सेमरपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बागी हो गए थे। हालांकि बाद में राजेंद्र राठौर ने उन्हें मनाने में कामयाब हो गए थे और चुनाव नहीं लड़ा था। सोनिया गांधी को राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर, राजस्थान कांग्रेस ने भेजा प्रस्ताव। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, जिनमें संख्या बल के हिसाब से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। एक सीट जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 70 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास खुद के 115 और निर्दलीय विधायकों के वोट हैं। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी जगह राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग रखी गई है। सीएमओ में तैनात अफसर हर विभाग को करेंगे मॉनिटरिंग, 11 अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी, जाने सीएम भजनलाल का एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बार 4 आईएएस, 1 आईपीएस और 11 आरएएस अफसरों सहित कुल 16 अफसर तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने इन अफसरों के कामकाज का बंटवारा किया है। 11 अफसरों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। शेष 5 अफसर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास आने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग और उनके अन्य कार्यों को संभालेंगे। मुख्य जिम्मेदारी सीनियर आईएएस शिखर अग्रवाल के पास रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को बाणेश्वर धाम आएगी। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे स्वागत। लखपति दीदी सम्मेलन में होगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को बाणेश्वर धाम आएगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। वे धाम पर स्थित मंदिरों में दर्शन करेगी। इसके बाद वे धाम पर आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 घंटा 35 मिनट तक धाम में रहेगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी की दोपहर 1:20 पर विशेष हेलीकॉप्टर से बाणेश्वर धाम आएगी। हेलीपैड पर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ीलाल मीणा, हेमंत मीणा, वटाराम देवासी, सांसद कनकमल कटारा सहित अधिकारी उनको स्वागत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरि मंदिर में दर्शन करेगी। महंत अच्युतानंद महाराज बाणेश्वर धाम के महत्व और आस्था के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाणेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेगी। करीब 1 घंटे 35 मिनट तक बाणेश्वर धाम पर रुकने के बाद वे विशेष हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बाणेश्वर धाम में तैयारियां जोरों पर चल रही है। धाम पर बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।